हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी मज़े में होंगे, सभी अपने जगह सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हमने इंग्लिश का जो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे टैकअप करेंगे सेंटेंस के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंटेंस, यहाँ तक कि पार्ट ऑफ स्पीच के भी पहले से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा बेसिक्स के बारे में अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक हम बेसिक्स को लेकर के नहीं चलेंगे, आगे का जो फाउंडेशन है ग्रामर का, वो बहुत ही टिपिकल होता जाएगा। अगर हम बेसिक्स के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो जो ग्रामर है वो इतनी इजीली पकड़ में नहीं आएगी, और फिर कहीं ना कहीं है ना, जो वीकनेस है ना, वो रह जाती है और आगे जा कर के ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाता है। इसलिए हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस की। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, और किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन भी किया था। कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, आपने देखा था कि हमने बात की थी लेटर, इसके बारे में बात की थी, और लेटर उसके बाद में हमने बात की थी वर्ड की, और उसके बारे में हमने बात की थी उसके बाद में एक सेंटेंस की। तो देखिए, सबसे पहले यह है एक लेटर, उसके बाद में मोर देन वन लेटर, एक या दो से अधिक लेटर मिलकर के जो शब्द बनाते हैं, जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ड। उसके बाद में दो या दो से अधिक या सिंगल वर्ड भी है ना बना सकता है सेंटेंस। उसके डेफिनेशन की अपन बात कर रहे हैं कि एक सार्थक जो शब्द बनता है, सार्थक का मतलब यहाँ पे है कि उसके अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड कन्वे कंप्लीट मीनिंग इज नॉन एज सेंटेंस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन की हम बात करें a meaningful group of words which has complete meaning is called a sentence, is called a sentence। देखिए, a meaningful group of words which has complete meaning is called a sentence। या हम ये कह सकते हैं
इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए ये दो तरह की डेफिनेशन है। हम ये कह सकते हैं कि ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या हम ये कह सकते हैं कि मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों का इस तरह का सामंजस्य जो अर्थपूर्ण हो, विच हैज़ कंप्लीट मीनिंग, जिसका अर्थपूर्ण हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों का इस तरह का सामंजस्य, इस तरह का अरेंजमेंट जो पूर्णतया अर्थपूर्ण हो या कंप्लीट सेंस जिसका निकले, इनकम्प्लीट नहीं हो। जैसे कि फ्रेजेस और क्लॉजेस में है ना, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग तो होता है, मीनिंग तो हो जाएगा ऑन द चेयर, इसका भी मीनिंग हो जाएगा, लेकिन बट वी कैन नॉट से इट ए सेंटेंस। हम इसको एक सेंटेंस नहीं कह सकते, बिकॉज इट डजंट हैव द कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि यह कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है। तो कंप्लीट मीनिंग क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट क्या होता है इसके बारे में भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। जिसका खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का प्रेडिकेट हो, एंड कन्वेस कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग कहे, कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता हो, इज कॉल्ड सेंटेंस, उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों का इस तरह का समूह हो जिसमें सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट के बाद में जो पार्ट होता है वो हो, और कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है। जो कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है, या हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल की बात करें, यू हैव कॉल्ड द मैन, यू हैव कॉल्ड द मैन। अब अगर हम ये कहें कि इस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग है या नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग है, क्योंकि इसमें से कुछ भी हटा दिया जाए, कुछ भी का मतलब कोई पार्ट, इस तरह का पार्ट हटा दिया जाए कि ये कंप्लीट सेंस ना रहे या कंप्लीट मीनिंग कन्वे ना करे, तो फिर वो सेंटेंस नहीं हो सकता। जिस तरह से यू हैव, अगर यहाँ तक इस सेंटेंस को रोक दिया जाए तो यू हैव आगे टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम बात करें कॉल्ड द मैन, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं होगा। हैव कॉल्ड द, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का सामंजस्य हो, इस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है, तो वो होता है सेंटेंस। हम ये एक सेंटेंस और ले सकते हैं, एक सेंटेंस और ले सकते हैं इस तरह का। देखिए, द मैन यू मेट इज माई अंकल, द मैन यू मेट इज माई अंकल, वह आदमी जिससे तुम मिले वो कौन है? मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा हैं। तो द मैन यू मेट कंप्लीट सेंस है। देखिए, मैट इज माई अंकल, अगर हम बात करें कि ये इस पार्ट को ही लें तो ये कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करता। द मैन यू मेट, अगर इसको भी लें तो भी ये कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये पूरा अगर होगा, पूरा मिलेगा, तो ये कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है। तो हम इस डेफिनेशन को इस तरह से सार्थक मान सकते हैं कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए सेंटेंस। या हम ये कह सकते हैं कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज नॉन एज ए सेंटेंस। इज दैट क्लियर? इट्स ओके। नाउ वी टेक अप टू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए, हम अगले अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन में देखा है, विच हैज इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो देखिए, प्रेडिकेट क्या होता है, हम बात करेंगे। यस, देखिए, अगर हम पार्ट्स की बात करें तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पूरे सेंटेंस की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? टू पार्ट होते हैं।
अब 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहला होता है सब्जेक्ट, द फर्स्ट इज सब्जेक्ट। द डूअर, सब जानते हैं डूअर, दैट परफॉर्म्स, जो परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन को पूर्ण करता है, जो कार्य को पूर्ण करता है या संपादित करता है, वो क्या होता है? डूअर, द सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें कोई सा भी हो सकता है, राम है, श्याम है, राधा है, सीता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, दे हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर में भी। ओके, नेक्स्ट। तो ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट। अब बात करते हैं जो रिमेनिंग पार्ट, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। देखिए, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा, एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, देखिए एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में जो पार्ट है, सेंटेंस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और बाकी जो दूसरा है वो होता है आपका प्रेडिकेट। हिंदी में आपने पढ़ा होगा विधेय होता है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट सेंटेंस का बचा हुआ है वो सारा का सारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है, सारा का सारा पार्ट जो होता है, जिस तरह से अपन कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे mischiefs. Radha scolded her cousins for their mischiefs. राधा ने अपने कजन्स को, अपने जो चचेरे भाई बहन हैं, ममेरे भाई बहन हैं, जो भी हैं, उनको उनकी मिस्चीव्स, उनकी शरारतों के लिए क्या किया? फटकारा, डांटा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो राधा है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो क्या है? प्रेडिकेट है। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी पार्ट होता है, सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो भी कुछ होता है, वर्ब है या जो भी है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, जो कुछ भी है, क्लॉजेज है, फ्रेजेज है, सब, वो सारा का सारा पार्ट जो है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो तो होता है डूअर, और प्रेडिकेट जो होता है समथिंग दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, समथिंग दैट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट।
वह कुछ भी, वह सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ न कुछ कहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अपन ने देखा डेफिनेशन क्या होता है सब्जेक्ट का और सेंटेंस का, और सेंटेंस में जो दो पार्ट जो सेंटेंस के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, नाउ वी टेक अप फॉर द थर्ड थिंग, नेक्स्ट थिंग, दैट इज द काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंसेस के प्रकार, काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए प्रकार कितने होते हैं सेंटेंस के, इंग्लिश में कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। विद्यार्थियों आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे जो सेंटेंस आपने देखे होंगे, एफर्मेटिव आपने देखा होगा, नेगेटिव आपने देखा होगा, इंटरोगेटिव आपने देखा होगा। इंटरोगेटिव में भी आपने 2-3 प्रकार के सेंटेंस पढ़े होंगे। कई बार इस तरह से भी पढ़ाया जाता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इस तरह से कई तरह के सेंटेंस होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऑथेंटिकली कितने प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में होते हैं। देखिए फर्स्ट काइंड ऑफ दैट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव, अब देखिए डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर से मतलब है कुछ डिक्लेयर करना, कुछ कहना, कोई कथन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस जो किसी न किसी स्टेटमेंट को व्यक्त करता है। स्टेटमेंट, या हम ये कह सकते हैं टू गिव इंफॉर्मेशन। टू गिव इंफॉर्मेशन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस जो हैं उनका मतलब है टू गिव इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो फंक्शन है वो ये है कि उनका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या देना, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, केवल और केवल कुछ बताना होता है, किसी के भी बारे में कुछ न कुछ कहना होता है। अब सेंटेंस, तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं उनमें इंक्लूड करते हैं हम एफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। Both kind of sentences are included in declarative sentence. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दोनों तरह के सेंटेंस है ना इंक्लूड किए जाते हैं। दोनों कौन से, एक तो होता है आपका एफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने कभी पढ़ा होगा एफर्मेटिव सेंटेंस, उसी का फिर उसी में नोट जोड़ दिया जाता है तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस, और हमने उसी को एक प्रकार के रूप में ले लिया कि ये पहला है ना एफर्मेटिव सेंटेंस होता है और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, वो तो एक ही टाइप है, वो तो असर्टिव है, वो तो डिक्लेरेटिव है, तो वो अलग नहीं है, वो तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के ही काउंटिंग में आता है, उसी के कैटेगरी में आता है। तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, और इसमें एफर्मेटिव भी इंक्लूड होता है और नेगेटिव भी इंक्लूड होता है। तो दोनों को मिला करके कंबाइंड रूप से कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कह सकते हैं दे हैव डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक। I didn't speak a lie. I didn't speak a lie. ये कथन है, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, कथन है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और दोनों को मिला करके, मिलाने का मतलब है चाहे नेगेटिव सेंटेंस है उसे भी हम डिक्लेरेटिव की कैटेगरी में रखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस है उसे भी हम डिक्लेरेटिव की कैटेगरी में रखेंगे। तो कहने का मतलब किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, चाहे वो एफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसे हम एक ही टाइप के रूप में जानते हैं जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। और उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका क्या, फंक्शन जो उसका होता है
वो होता है आपका क्या, टू गिव इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे डिक्लेरेटिव का जो फंक्शन है वो फंक्शन होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव या एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इज दैट क्लियर? शुड वी टेक अप नेक्स्ट पॉइंट? इट्स ओके। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव का मीनिंग है प्रश्नवाचक, जिसको हम बोलते हैं। प्रश्नवाचक। इसका वर्क है टू सीक इंफॉर्मेशन, टू सीक इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं टू आस्क समथिंग, टू आस्क समथिंग। इसका वर्क है या इसका फंक्शन जो है वो है टू सीक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना या इंफॉर्मेशन मांगना, डिमांड करना, पूछना। कुछ भी जब पूछा जाता है किसी से भी किसी के बारे में, तो वो सेंटेंस हम यूज करते हैं, वो होता है कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। बेसिकली टू टाइप के सेंटेंसेज होते हैं। वो होते हैं, पहला तो होता है आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा होता है आपका WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और दूसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है WH से स्टार्ट होने वाला। और हिंदी के सेंटेंसेस की अपन बात करें तो क्या से शुरू होते हैं ये सेंटेंस। ये सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, क्या से। हिंदी में अगर सबसे पहले अगर क्या आ रहा है किसी भी सेंटेंस के प्रारंभ में, अगर क्या शब्द आ रहा है, तो वह सेंटेंस इंग्लिश में अगर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब, जैसे आप सभी को पता होगा, डू है, डज है, इज है, एम है, आर है, जो भी है, उसकी जो फाइनाइट वर्ब है उसको स्टार्ट किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो टाइप होता है वो होता है WH वर्ड। अब WH वर्ड में व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, विच है, जो भी हैं, हुज है, हुम है, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, जो भी है, जितने भी WH वर्ड हैं, इन सभी से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसको, कितना, कितनी, जो भी है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं, जो इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं, इनसे स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस है, या जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ पूछा जाता है, कोई जानकारी चाहिए जाती है, मांगी जाती है, वो सेंटेंस कहलाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इस तरह के कुछ इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। टू सीक इंफॉर्मेशन, देखिए हैव यू एवर रेड अबाउट विवेकानंद? क्या आपने कभी विवेकानंद के बारे में पढ़ा है? ये हुआ प्रश्न। इसमें क्या हो रहा है, इंटरोगेटिव साइन आ रहा है लास्ट में, और ये देखिए इसमें इट इज़ नेसेसरी, ये नेसेसरी है, इंटरोगेटिव मार्क आना आवश्यक है। अगर किसी सेंटेंस में इंटरोगेटिव मार्क नहीं आ रहा है, दैट कैन नॉट बी द सेंटेंस ऑफ इंटरोगेशन,
वो इंटरोगेशन का सेंटेंस नहीं बन सकता, वो प्रश्नवाचक सेंटेंस हो ही नहीं सकता जिसमें कोई प्रश्न नहीं किया गया हो। ओके, हैव यू एवर रेड अबाउट विवेकानंदा, क्या आपने कभी विवेकानंद के बारे में पढ़ा है? ठीक है, नेक्स्ट। डिड सी विजिट द सिटी, क्या उसने उस शहर की यात्रा की है या कभी वह उस शहर में गई है? तो अब इनके जो आंसर होंगे ये ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा किस में होता है? यस या फिर नो में। यस या नो टाइप के आंसर होते हैं इसके, है ना। इसका जो आंसर होगा हैव यू एवर रेड अबाउट विवेकानंदा, तो इसका आंसर किस तरह का हो सकता है? इसका आंसर होगा या तो होगा यस में और या फिर होगा नो में। तो इसका स्टार्ट अगर आंसर हम करेंगे तो यस आई हैव रेड मैनी बुक्स ऑफ हिम, उनकी मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं, हाँ उनकी मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं। या फिर जैसे डिड सी विजिट द सिटी, इसका आंसर होगा तो नो सी डिडंट, नहीं उसने कोई विजिट नहीं की, नहीं वह कभी नहीं गई। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उनका आंसर जो होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? या तो स्टार्ट होगा यस से और या फिर स्टार्ट होगा नो से। इट्स ओके। नेक्स्ट वी टेक अप टू द WH वर्ड। हम WH वर्ड की बात करते हैं। व्हाट डिड यू सी इन द डार्कनेस, व्हाट डिड यू सी इन द डार्कनेस, तुमने अंधेरे में क्या देखा? व्हाट डिड, क्या देखा, तो ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड हो गया। इसी तरह से हाउ विल यू मैनेज ऑल दिस, तुम यह सब कैसे मैनेज करोगे? तुम यह सारा कार्य, ये सारा ये जो सब कुछ है वो तुम कैसे मैनेज करोगे? हाउ विल यू मैनेज दिस। तो इस तरह से ये होते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो या तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से और या फिर बनते हैं किससे? WH वर्ड से। ठीक है, तो WH वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, हु है, हुज है, हुम है, विच है, व्हाट है, हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है, वाई है, बहुत सारे WH वर्ड होते हैं, उनसे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। और एक हेल्पिंग वर्ब है, जितने भी टेंस हैं सभी की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो सबकी हेल्पिंग वर्ब से कोई ना कोई सेंटेंस इंट्रोगेशन का बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जो पढ़ा है वो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, इसी में कुछ इसी आपके इंट्रोगेटिव में ही एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता दूं। रेटोरिक सेंटेंस, देखिए वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट सेंटेंस नहीं है और इसको इसके पार्ट में भी नहीं गिना जाता है, लेकिन एक रेटोरिक सेंटेंस भी होता है। रेटोरिक सेंटेंस, देखिए रेटोरिक सेंटेंस क्या होता है, कभी कभी आप ये हैं जस्ट टू मेक इफेक्ट, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव बनाने के लिए या प्रभाव जमाने के लिए ये सेंटेंस यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरह के सेंटेंस होंगे देखना।
देखिए यह सेंटेंस जो होता है नो डिमांड ऑफ आंसर, इसमें आंसर की कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि इसमें स्पीकर जो है उसे भी पता है और लिसनर जो है उसे भी पता है आंसर का, और स्पीकर इस इंटेंशन के साथ, सब्जेक्ट या स्पीकर इस इंटेंशन के साथ यह वर्ड नहीं बोलता है, यह सेंटेंस नहीं बोलता है कि उसे किसी आंसर की आवश्यकता है, उसे किसी आंसर की जरूरत है। मतलब वो किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहता यहाँ से। जैसे कि हम इंट्रोगेशन के बारे में हम बात करते हैं कि टू सीक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रभाव डालना है। किस तरह से कि हमने कहा डिड पन्ना नॉट सैक्रिफाइस हर सन, क्या पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया, मतलब दिया। यह बात लिसनर जो है वो भी जानता है और स्पीकर जो है वो भी जानता है। सिर्फ और सिर्फ बात का प्रभाव जमाने के लिए, किसी एग्जाम्पल के लिए वो इस तरह की बात कह रहा है कि क्या क्या बात करते हो, उसने अगर ऐसा किया है तो क्या फर्क पड़ गया, क्या पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया, इट मीन्स दिया। तो कहने का मतलब क्या है, रेटोरिक सेंटेंस जो होते हैं उनका फंक्शन होता है जस्ट टू, क्या होता है, जस्ट टू मैक इफेक्ट, केवल और केवल अपने स्टेटमेंट को, अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए वो इस तरह की बात करते हैं। जैसे कभी हम कह सकते हैं डिड आई नॉट हेल्प यू, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, मतलब मदद की। अगर इस तरह का सेंटेंस हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि आज तुम इस तरह की क्या बात कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तो ये प्रश्न नहीं है कि या नहीं की, इट मीन्स हम भी जानते हैं और लिसनर जो है उस लिसनर भी जानता है कि ये बात सही है, ये कथन जो है वो सही है। इसके अलावा तो देखिए दोनों है ना, ये सेंटेंस जो हैं वो क्या हैं, इंटरोगेटिव हैं दिखने में, दिखने में इंटरोगेटिव, दिखने में इंटरोगेटिव, और अर्थ में, सेंस में या मीनिंग में, सेंस में एफर्मेटिव या असर्टिव। दिखने में तो ये सेंटेंस होते हैं कैसे, इंटरोगेटिव, लेकिन इनका जो सेंस होता है वो होता है इंपेरेटिव। ठीक है, कुछ इस तरह के ही कुछ और सेंटेंस होते हैं जो दिखने में तो कैसे होते हैं, एफर्मेटिव, लेकिन जिनका सेंस जो है वो होता है इंटरोगेटिव। देखिए ये किस तरह के सेंटेंस होंगे, टेल मी योर नेम। वैसे ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव लग नहीं रहा है, प्रश्नवाचक लग नहीं रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है वैसे तो, लेकिन इसकी जो प्रकृति है उसका, इसका जो इंटरनल जो सेंस है, जो नेचर है वो किस तरह का है, टेल मी योर नेम, नाम पूछा जा रहा है, अपना नाम बताइए, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। तो मतलब ये क्या है, टेल मी योर नेम, नाम पूछा है ना, तो डिमांड की जा रही है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव, या हम ये कह सकते हैं आई वांट टू नो द राइट पाथ, मैं सही रास्ता, सही मार्ग जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो द राइट पाथ। द सेंटेंस इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, द सेंटेंस बिलोंग टू द एफर्मेटिव। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है, एफर्मेटिव से, लेकिन जो इसका जो प्रकृति है, इसका जो नेचर है अंदर से जो ये है वो क्या कह रहा है, वो डिमांड कर रहा है आई वॉन्ट टू नो द राइट पाथ, कि मुझे सही रास्ता दिखाइए, मुझे सही रास्ते का पता नहीं है। तो ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंस है इसका, मतलब दिखने में ये एफर्मेटिव है लेकिन इसका सेंस किस तरह का है, इंपेरेटिव। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन एक
इस तरह का एक है सेंटेंस का पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसीलिए इसकी अपन ने चर्चा की है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इज दैट क्लियर? शुड वी प्रोसीड नाउ? इसके बाद में हम थर्ड टाइप के ऊपर बात करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव, देखिए इंपेरेटिव में क्या होता है, to express order or request। बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक्सप्रेस करता है क्या एक्सप्रेस करता है? ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ऑर्डर और रिक्वेस्ट। सेंटेंस में या तो होता है कोई ऑर्डर या होता है मोस्टली रिक्वेस्ट। वैसे इसमें है ना सेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का आपने मीनिंग हिंदी में पढ़ा होगा, आज्ञार्थक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य होते हैं जिनमें कुछ सेंस होते हैं, कुछ भाव होते हैं सेंटेंसेस में, चाहे वो ऑर्डर का भाव हो, ऑर्डर का भाव हो सकता है, रिक्वेस्ट का भाव हो सकता है, कमांड का भाव हो सकता है, एडवाइस का भाव हो सकता है, सजेशन का भाव हो सकता है, नेगेशन का भाव हो सकता है, विश का भाव हो सकता है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं। ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, कमांड हो सकता है, एडवाइस, सजेशन, नेगेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इनमें एक सेंस होता है। और किस तरह के सेंटेंस होंगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डोंट से शुरू होने वाले, डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो भी कहलाते हैं कैसे? इंपेरेटिव सेंटेंस। या एक होता है लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस भी जो हैं वो कहलाते हैं कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? कुछ हाँ, तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, उनका वर्क या उनका जो फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? टू एक्सप्रेस ऑर्डर और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑर्डर एक्सप्रेस करने के लिए, या हम कह सकते हैं कमांड है, एडवाइस है, सजेशन है, एक्सप्रेस करने के लिए कि कौन से सेंटेंस में आपको सलाह दी गई है, कौन से सेंटेंस में आपके लिए ऑर्डर प्रेषित किया गया है, कौन से सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट की गई है, उनको शो करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें जो मोस्टली क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। मतलब इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। इट मीन्स सब्जेक्ट हमेशा अंडरस्टूड होता है, सब्जेक्ट हमेशा समझने के लिए होता है कि किसने कहा होगा, किसको कहा है। तो सब्जेक्ट इसमें लिखा नहीं जाता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। या फिर होता है डोंट से स्टार्ट, और डोंट से स्टार्ट होगा तो भी ये भी वर्ब ही है, डू नॉट। और लेट से भी स्टार्ट हो सकता है, और लेट भी क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो डोंट से, लेट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है वो होता है आपका कौन सा? इंपेरेटिव सेंटेंस। हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गिव मी द फाइल, वो फाइल मुझे दो।
दिस इज एन ऑर्डर, एक ऑर्डर है कि वो फाइल मुझे दो, एक आदेश है। प्लीज टेल मी ऑल दैट, कृपया वह सब मुझे बताओ, सारी बात मुझे बताओ। ये क्या हुआ? एक रिक्वेस्ट है। ओके, टेक द पिल्स रेगुलरली, इन पिल्स को, इन दवाइयों को, इन टैबलेट्स को आप रेगुलरली लीजिए। ये क्या है? एक डॉक्टर के द्वारा जो पेशेंट को है ना, क्या किया गया है? एडवाइस किया गया है। ऐसे ही लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो पिकनिक पर चलते हैं। तो ये क्या हुआ? एक सजेशन हुआ, लेट अस, लेट्स। ओके, या हम कह सकते हैं डू नॉट गो नियर द रिवर। एक माँ अपने बच्चे को समझाती है कि डू नॉट गो नियर द रिवर, नदी के पास मत जाओ। मना करने का भाव है, नेगेशन का भाव है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस में, जैसे इसमें क्या है? ऑर्डर है। इसमें क्या है? इसमें रिक्वेस्ट है। इसमें क्या है? इसमें एडवाइस है। इसमें क्या है? इसमें सजेशन है। इसमें क्या है? इसमें नेगेशन है, या इसे भी हम एक ऑर्डर कह सकते हैं, नेगेशन या ऑर्डर। इस तरह के ये जो सेंटेंस होंगे ये कहलाते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, या जिन्हें हम कहते हैं आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। इज दैट क्लियर? शुड बी प्रोसीड नाउ? ठीक है, आगे बात करते हैं अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन to express sudden or strong feelings, sudden और strong feelings। देखिए, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है आपका विस्मय बोधक, विस्मय, यकायक उत्पन्न होने वाली फीलिंग्स, एक्सट्रीमली, बहुत अधिक या प्रबल फीलिंग्स, प्रबल भावनाएं जब उजागर होती हैं और वो भी यकायक, अचानक, तब जो सेंटेंस निकल करके आता है उसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या हिंदी में उसे कहते हैं विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य। देखिए, इसमें एक्सप्रेस होता है सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैसे होती हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा दुख होने पर एकदम से किसी के साथ किसी को कोई सदमा लगता है, उस समय जो फीलिंग्स अराइज होती हैं वो होती हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अचानक से कोई खुशी मिलती है तब जो रिएक्शन होता है वो होती हैं आपकी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। हम ये कह सकते हैं कभी खुशी कभी गम, मूवी का सॉन्ग भी है एक, ठीक है? कभी खुशी कभी गम, तो कभी खुशी और कभी गम, और कभी आश्चर्य और कभी आश्चर्य। तो हम ये कह सकते हैं जॉय में, सॉरो में, या फिर सरप्राइज में सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अराइज होती हैं। और सेंटेंस इसके किस तरह से बनते हैं? व्हाट से,
हाउ से, ये जो इसका है साइन है, इसका जो संकेत है, व्हाट एंड हाउ। व्हाट, अब देखिए व्हाट से जो सेंटेंस आपका बनेगा वो किस तरह का होगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। तो देखिए व्हाट से यहां पे मतलब क्या नहीं है, यहां पर व्हाट्स का जो मीनिंग है वो निकल करके आ रहा है बहुत अधिक, न कि क्या। व्हाट का मीनिंग क्या नहीं है, क्योंकि यहां पे ना तो इंटरोगेटिव साइन है और ना ही यह सेंटेंस, सॉरी, ना ही यह सेंटेंस प्रश्नवाचक है। ओके, ना तो यहां पर इंटरोगेशन है और ना ही सेंटेंस प्रश्नवाचक है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर पुष्प है, इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, फूल बहुत सुंदर है, फूल बहुत सुंदर है। नेक्स्ट, हाउ फूल यू आर, एक और फूल आया है, देखिए हाउ फूल यू आर, कितने बेवकूफ हो तुम। कभी कभी हम बोलते हैं ना किसी को, कितने बेवकूफ हो तुम, इसका मतलब क्या हुआ, कितने बेवकूफों से क्या मतलब है कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका पैमाना जानना चाहते हैं, हम उसकी मात्रा जानना चाहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो मुझे बताओ, नो। इसका मतलब ये है कि हम उसे कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, एंड दिस इज द टाइप, ये कहने का प्रकार है हमारा कि हाउ फूल यू आर। या हम ये कह सकते हैं व्हाट ए बिग हाउस ही हैज, उसके पास कितना बड़ा मकान है। व्हाट ए बिग हाउस ही हैज, उसके पास कितना बड़ा मकान है। कितना बड़ा मकान है मतलब उसके पास बहुत बड़ा मकान है, उसके पास मकान जो है वो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये है ना व्हाट है, हाउ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत अधिक होने को, या हम ये कह सकते हैं वेरी के सेंस में इनका यूज हो रहा है। ठीक है, तो एक तो होते हैं आपके व्हाट है और हाउ है, दो वर्ड तो ये हैं। और इसके अलावा जो हैं आपके कुछ वर्ड्स और हैं, देखिए इनको जगह कर देता हूं मैं थोड़ा सा। यस, इसके बाद में हम बात करते हैं तो देखिए एक होता है आपका अलास, अलास, एक होता है हुर्रे, ओह, आ, आहा और आउच। इस तरह के जो वर्ड हैं ये भी है ना सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अलास का मतलब क्या होता है, ये होता है सौरों के लिए, दुख के लिए। जब किसी बात का कोई सदमा लगता है, बहुत बड़ा सदमा लग जाता है किसी को, बहुत दुख की कोई बात हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है बाय द वे, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं अलास। अरे बाप रे वह मर गया, बहुत बुरा हुआ, अलास। हुर्रे सुना होगा आपने, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे क्या मतलब है, खुशी को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है हुर्रे, हिप हिप हुर्रे,
हुर्रे वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ओ सैड फीलिंग्स, हुर्रे जो है वो हैप्पीनेस को शो करता है, और जो है वो सैडनेस को शो करता है, आह जो है वो पेन को शो करता है, आह जो है वो सेटिस्फैक्शन को शो करता है, आउच जो है वो भी पेन को शो करता है। आउच, कभी कोई गिर जाते हैं, देखा होगा आपने टीवी में, है ना, हीरोइन चलते चलते गिर जाती है, पाँव में मोच आ जाती है, ओ आउच। ठीक है, तो वो क्या है, वो पेन के लिए है। पेन जब होता है तो मुंह से जो है ना इस तरह की फीलिंग्स वगैरह जो एक्सप्रेस होता है, आउच वगैरह है, आह आपने देखा होगा, मुंह का ऐड आता है एक टीवी में, हाँ, आह से आह तक। ठीक है, तो आह वो पेन के लिए आता है, आहा एक सेटिस्फैक्शन के लिए, सुकून मिलता है जब किसी को, है ना, बहुत ज़्यादा धूप है, उसके बाद में हम अचानक, है ना, बिल्कुल पेड़ की ठंडी ठंडी छाया मिली है, फीलिंग्स आएगी, एक्सप्रेस होंगी फीलिंग्स, क्या, आहा। इज दैट क्लियर? तो अलास ये खुशी के लिए होता है, सॉरी, अलास जो है वो सौरों के लिए होता है, दुख के लिए होता है, हुर्रे जो है वो खुशी के लिए होता है, ओह वगैरह, ओ सैडनेस, ये दुख के लिए होते हैं, और ये पेन वगैरह के लिए होते हैं, ये आश्चर्य शो करने के लिए होते हैं, व्हाट और हाउ। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेंटेंस, कौन से, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एक्सप्रेस करते हैं क्या, सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। इज दैट क्लियर? देखिए इसके बाद में ये हो गए आपके 4 प्रकार के सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में देखिए कुछ एक इसके कुछ एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। What a good decision you have made, कितना अच्छा निर्णय लिया है तुमने, तुमने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। हाउ डेयर यू टू टच मी, डायलॉग सुना है ना, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत गुस्से में है भाई, अचानक से फीलिंग्स, है ना, अराइज होके आई हैं, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तो ये क्या है, सडन आने वाली फीलिंग्स हैं। ओके, इस तरह से अलास he is dead, अलास, अरे बाप रे, अरे बाप रे, वो मर गया, किसी की डेथ हो जाती है उसके लिए। हुर्रे वी हैव वन द मैच, वॉन नहीं है ये, वन है, प्रोनाउंसिएशन इसका वन है। हम प्रत्येक चीज़ देखते हुए चलेंगे भाई, कौन सी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन क्या है, बहुत मैटर करती है इंग्लिश में। ठीक है, वी हैव वन द मैच। ओके, ओ आई मिस्ड दैट, ओ वो तो मुझसे छूट ही गया। तो इस तरह से ये जो हैं वो हैं कुछ एग्जाम्पल हैं आपके
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, जो सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गए आपके 4 प्रकार के सेंटेंस, दैट इज एसरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एसरेटिव या डिक्लेरेटिव एक ही चीज है, डिक्लेरेटिव कह सकते हैं, उन्हीं को हम एसरेटिव कह सकते हैं। दैट इंक्लूड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, जिसमें पॉजिटिव या हम ये कह सकते हैं एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस जिसमें सम्मिलित किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, वो होते हैं आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा अपन ने पढ़ा कौन सा? दूसरा अपन ने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और WH वर्ड से बनने वाले दोनों तरह के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी अपन ने चर्चा की। उसके साथ में अपने रेटोरिक सेंटेंस जो होते हैं उनकी भी अपन ने चर्चा की। उसके बाद में तीसरा जो अपन ने टाइप पढ़ा था वो अपना था इंपेरेटिव सेंटेंस, जिनमें अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सेंसेस होते हैं। ऑर्डर का सेंस होता है, रिक्वेस्ट का होता है, एडवाइस का होता है, सजेशन का होता है, नेगेशन का होता है, बहुत सारे सेंसेस जो हैं उनमें होते हैं, वो अपन ने पढ़े। और उसके अलावा हमने चौथा जो टाइप है वो पढ़ा अपन ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, ये हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, नाउ वी टेक अप फॉर द वेरी स्मॉल थिंग, फ्रेगमेंट्स। अब देखिए एक फ्रेगमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कुछ शब्द होते हैं गुड आइडिया, गुड आइडिया, नथिंग मच, डजंट मैटर। देखिए ये कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। एक तरह से ये सेंटेंस के टुकड़े हैं, जो पूरा सेंटेंस तो नहीं है लेकिन पूरे सेंटेंस की तरह ही हैं। इसमें सब्जेक्ट वगैरह लिखना आवश्यक नहीं माना जाता। इस तरह के सेंटेंस है, किसी ने कुछ बताया कि किसी ने कोई कुछ पूछा, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, या जो भी है कुछ पूछा और अपन ने रिप्लाई दिया क्या, इट्स गुड आइडिया। इसका अगर फुल करेंगे, फुल फॉर्म इसको अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये निकल करके आएगा इट इज़ गुड आइडिया। ये एक अच्छा विचार है या अच्छा आइडिया है। ठीक है, इसी तरह से इट इज नथिंग मच, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं नो आइडिया। इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव नो आइडिया। किसी ने कुछ पूछा, इस बारे में तुम्हें कुछ पता है, तो डू यू नो अबाउट समथिंग, तो फिर हमने जो आंसर है डू यू नो समथिंग अबाउट दैट। अगर किसी ने कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया है और अपना रिप्लाई जो है वो क्या आया है, आई हैव नो आइडिया, तो हमने आई हैव नो आइडिया को आई हैव नो आइडिया की जगह हमने सिर्फ और सिर्फ नो आइडिया बोल दिया, नो आइडिया। इसका मतलब वो एक पूरा सेंटेंस हो गया। नो आइडिया का मीनिंग हो गया क्या? आई हैव नो आइडिया। नथिंग मच का मतलब क्या हो गया? इट इज नथिंग मच। गुड आइडिया का मतलब क्या हो गया? इट इज ए गुड आइडिया। एक बहुत अच्छा, यह एक बहुत अच्छा विचार है। तो इस तरह के ये कुछ फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स जिनको हम सेंटेंस की तरह ही यूज करते हैं। ये प्रॉपर एक काइंड ऑफ सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे अपने सेंटेंस के जो टाइप्स हैं। उम्मीद है आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।